अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम मैम। हाँ, वालेकुम सलाम मैम। ओके, इन दी क्लास। अच्छा जी, ये बताइएगा कि एक तो जो क्विज का था उसमें दो बच्चों ने जो है वो मुझसे क्वेश्चंस किए हुए थे। एक ने एक्टिविटी एंड एक्टिविटी को इफिशिएंट की डेरिवेशन के बारे में उन्हें कुछ कंफ्यूजन थी और एक न्यूमेरिकल के बारे में। तो आप उन दोनों में से कोई है मौजूद इस वक्त? जी मैम। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? मैम कंजा जफर। कंजा, हाँ जी, क्लियर हो गया था। आपने कौन सा न्यूमेरिकल पूछा था या वो डेरिवेशन पूछी थी? जी किंजा। जी मैम, मैंने कहा मैंने न्यूमेरिकल भी पूछा था और डेरिवेशन भी पूछी थी। अच्छा, दोनों आप ही के क्वेश्चंस थे? जी मैम, मेरी थी। अच्छा मुझे अच्छा अच्छा, मैथ चले। थोड़ा सा वीक था तो फिर और मुझे नहीं समझ नहीं नहीं लग रही थी इस नहीं वजह नहीं, से। वीक वाली बात नहीं है। बहुत जिसने पढ़ा है ना बेसिकली वही क्वेश्चन। मैंने तो कुछ दिन एक दिन वेट किया कि शायद कोई बच्चा रिप्लाई करेगा इसका ना, लेकिन किसी दूसरे स्टूडेंट ने नहीं किया ना। क्या हुआ मैडम? जी बेटा? हमें भी समझ नहीं आई थी, इसकी पूरे टॉपिक की नहीं समझ आई थी। पूरे फिर पढ़ा होगा तो मैं तो इसीलिए तो आप पढ़ते ना, पूछते हो ना, पढ़ते हो। सॉरी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बच्चे मैम मैं डेरिवेशन भी समझ नहीं आ रही, फिर यूट्यूब पे कुछ सर्च किया तो मेरे में भी कुछ हो गया थोड़ा बहुत। लेकिन अच्छा, मैम क्लियर। तो वो मैंने आपको उसकी कंप्लीट डिटेल्स डेरिवेशन जो सी है वो व्हाट्सएप पे उसकी बना के पीडीएफ बना के भेज दी थी। देखिए आप लोगों ने। यस मैडम, वो जी तो मैम देख। देखिए। अब क्लियर हो गया? जी मैम। हाँ जी, कोई यहाँ पे कोई बॉय भी बात करना चाह रहा है? मैम जो सारे हमने वो प्रॉब्लम करने हैं वो सारे करने हैं जो उधर दिए हुए हैं नोट्स में? नोट्स में उससे रेलिवेंट ही है ना। उसमें क्या है, वो हेंडरसन हाइजेनबर्ग की क्वेश्चन या बफर की, और उसके बाद एक्टिविटी कोएफिशिएंट एक्टिविटी और मीन एक्टिविटी। यस मैम। और जो है उससे रेलिवेंट है तो वो दो ही फार्मूलाज हैं जिसको आपने सिर्फ फॉलो ऑन करना है। और वो किस तरह से है कि जिसमें अगर 1:1 की रेशियो है, सपोज सोडियम क्लोराइड है या पोटाशियम क्लोराइड है, तो वो कैटाइन और एनाइन की रेशियो 1:1 है। वन एक इस वन है। तरह का, हाँ जी। और दूसरा बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 1:2 की रेशियो हो जाएगी। एल्यूमिनियम यस मैम। हाइड्रोक्साइड ले लो तो AlOH थ्राइस हो जाएगा। और अगर आप सोडियम फॉस्फेट Na2PO4 थ्राइस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये 3-4 सिर्फ डिफरेंट टाइप्स बनेंगे कि अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। अदरवाइज तो वो एक ही फार्मूला है मीन एक्टिविटी का, और एक कौन सा है वो एक्टिविटी का, और एक कौन सा है वो कोएफिशिएंट को डिटरमिन, एक्टिविटी कोएफिशिएंट यस को मैम। डिटरमिन करने के लिए है। ठीक कोएफिशिएंट है, ऑफ एक्टिविटी वाला है वो। तो वो उसकी बेसिकली जो सा देखें, सिर्फ जो एक एक एक्टिविटी की इक्वेशन बनती है, एक मीन एक्टिविटी की। उसने कहा कि यस मैम। x प्लस वाई क्या था, कैटाइन एंड एनाइन, दैट एनाइन। विल बी इक्वल टू v। ठीक है ना। तो उसने जब हम किसी भी चीज का मीन लेते हैं तो हम उसके नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एनालिस्ट, उसके मुताबिक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, उसके आपके इवन मार्क्स भी जब आते हैं जितने सब्जेक्ट का दिया होता है उससे डिवाइड कर देते हो ना टोटल नंबर से। यस तो मैम। आपने यस इसमें मैम। भी सेम इज द केस है कि आपने वो x प्लस वाई को आपने टोटल नंबर कह दिया v है तो 1/v से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिर ओके बाकी तो मैम। पिछली सारी डेरिवेशन है कि उसमें जौन सा आपके पास जो m है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ कैटाइन किसके इक्वल आएगा, यस मैम। उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। उसके बाद फिर मैंने वो इसीलिए वो 1 पेज पे सारा एक कम्प्रीहेंसिव सी डिटेल वो करके ना उसकी ईच स्टेप को इंडक्ट करके, तो वो मैंने पीडीएफ आप सबको भेजी है। अगर यस मैम। आप लोगों ने नहीं देखी हुई तो वो देख लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं ना कि हमें समझ नहीं आ रही है। ठीक है, ओके और मैम। देखिए पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। देखिए अगर आप में बाकी बच्चों ने पढ़ा होता ना तो कोई भी आप तकरीबन आपकी जो है नियर टू 90 से स्ट्रेंथ बनती है। तो किसी भी एक बच्ची ने क्वेश्चन किया या एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है तो बाकियों को उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए ना, लेकिन यस देयर इज मैम। नो वन। ठीक है ना। तो अच्छा, फिर मैंने उसको कर दिया है। तो उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे लगता है नहीं देखा ना उसको अभी तक खोल के, जहमत नहीं की है।
तो प्लीज़ उनको देखें, जो आपको भेजे जाते हैं उनको पढ़ें, ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस ही है इस तरह की सिचुएशन में। और वैसे भी अगर हम फिजिकल भी क्लास लेते हैं ना, तो बेटा ये आपकी हर पर्सन टू पर्सन सेल्फ आपकी जो है ना वो होती है, कोशिश होती है और आपको कि उसको आपने कितना लर्न करना है। तो लेकिन इस तरह की सिचुएशन में आपको थोड़ा सा खुद ही मोटिवेट होना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है? यस मैम। चलें, अब केंजा आपको क्लियर हो गया था सारा? जी मैम, सारा क्लियर हो गया था, थैंक यू सो मच। चलें, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज हमने फिर ये न्यूमेरिक, अच्छा एक सेकंड ग्रुप की असाइनमेंट, एक मॉर्निंग के बच्चों की असाइनमेंट की बात कर रही हूँ मैं। फर्स्ट ग्रुप की सबमिट हो गई, सेकंड ने फ्राइडे तक का टाइम लिया था एंड आई एम स्टिल वेटिंग। कौन है उसका ग्रुप हेड, कौन है? कोई ग्रुप मेंबर उनमें से मौजूद हो, कोई रोल नंबर? करवा दिए? जी मैम। किस ईमेल आईडी पे भेजी है आपने? नो मैम, अभी सीआर को भेजी है, सीआर ने आपको फॉरवर्ड करनी थी, तो आज लास्ट डेट थी, आज भेज देगा आपको। अच्छा, चलें चलें, ठीक है, ठीक हो जी गया, ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड ग्रुप कौन है भाई? यस मैम। थर्ड ग्रुप के ग्रुप हेड खतीजा है। यस मैम। अच्छा, ये सेकंड वालों का टॉपिक क्या था? एनालिसिस वाले जो था, क्या था? सॉरी, मुझे समझ नहीं आई। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और फर्स्ट वालों का फिर क्या था? बेसिक रूल ऑफ अच्छा, एनालिटिकल ठीक हो केमिस्ट्री। गया, ठीक हो गया। अब थर्ड ग्रुप कौन सा है? आप लोगों ने ये जो भी हमने क्या पढ़ा है, बफर पढ़े हैं उसके बाद, और कॉमन आइन इफेक्ट। बफर एंड कॉमन आइन इफेक्ट, ये जौन से ये दोनों टॉपिक्स हैं, बहुत डिटेल यस के मैम। साथ इनकी डेफिनेशन से लेके इनकी टाइप्स, इनका वर्किंग एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, इनकी डिफरेंट टाइप्स के बफर। बफर का देख लें, जिस किताब से आपको जो जो चीज़ मिलती है उससे रेलिवेंट आपने उसको उसका यूजेस क्या हैं वो सब लिखना है। और इसी तरह से कॉमन आइन इफेक्ट का भी, ओके ठीक मैम। है जी। कंटेंट बना के अच्छे से यस कंटेंट मैम। बना। अच्छा जी, सेकंड वाले भी सुन लें, फर्स्ट वाले भी रेफरेंसेस पीछे से ऐड करने हैं आपने, किस किस बुक्स को आपने कंसल्ट किया, कौन कौन सा सोर्सेज यूज़ किए हैं, और उसको अच्छे से टाइप करके और फिर उसकी पीडीएफ और जो है वर्ड की फॉर्म में दोनों नोट जो है कॉपीज आपने भेजनी है, ठीक है। थर्ड ओके ग्रुप मैम। की हो गई कॉमन आइन इफेक्ट एंड एक्टिविटी, सॉरी ये बफर सोल्यूशन, बफर्स। ठीक है। कॉमन आइन इफेक्ट एंड बफर्स, बफ ये दोनों ओके मैम। इनकी हो गई। चलें, और ये कमिंग ये फ्राइडे तक आपके पास टाइम है। ओके अच्छा, मैम। अब आज का प्रैक्टिकल कौन सा है? प्रैक्टिकल आपके पास थर्ड वन वाला है हमारे पास, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफिक एंड आयोडोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ केफीन। आपके सिलेबस में है जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड उसकी एस्टिमेशन, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होती है, इसको टॉपिक को हमारे ये सिलेबस में भी है और हम नेक्स्ट लेक्चर इस पर ही, बल्कि मैं इसके बाद ये करती हूँ कि यही जिस तरह से लाइट का इशू आएगा, कभी किसी को कनेक्शन ठीक नहीं, तो मैं आपको ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैं भी थोड़ी देर के बाद अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, उसका लिंक आपको भेज दूंगी, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। और फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट लेक्चर को जब हम इसके सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या सेपरेशन टेक्निक है बेसिकली आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर, फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आएगा, फिर उसकी लिमिटेशंस वगैरह आएंगी, ठीक है। तो फिर मैं आपके साथ ज्वाइन करके उसके जो भी क्वेश्चन क्यूरीज होंगी आप लोग व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, और हम फिर एक जूम मीटिंग करके भी उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इससे कि हम आपका ये सिलेबस जो है वो टाइमली कवर हो जाए, तो मैं इसके बाद आपको ना एक लिंक भेजूंगी, उसमें आपका सेपरेशन टेक्निक का टॉपिक शुरू हो जाएगा। गॉट इट? जी मैम। चलें, अभी हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करनी है हमने केफीन की। केफीन क्या होती है, किसी को पता हो? मैम कैफीन एक ड्रग होती है ना, जिससे हमें हम किसी भी, ये बहुत सारी टीज में भी होती है, कॉफीज वगैरह में भी होती है, और ये कहते हैं कि इससे मतलब नशा वगैरह होता है, इस तरह का कुछ है। हाँ जी, कैफीन बेसिकली एक अल्कलॉइड है। अल्केलॉइड, अल्क क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें ये नाइट्रोजन, अल्कलाइन नेचर का नाइट्रोजन मौजूद है, इसलिए हम इसको अल्केलॉइड कहते हैं। अल्केलॉइड कौन से हैं? मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं,
और नेचर में बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट है। अल्कोलाइड का ये नेचर में प्रेजेंट है और इसका बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्शन है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल एक्शन। फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसमें ये बहुत फ्रेंडली, इको फ्रेंडली बिहेव करते हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत अफेक्टिव है। इसलिए आपसे जब कैफीन के बारे में बात की जाए तो आपसे क्या है, बेसिकली ये क्या है, एक अल्कोलॉइड है। इसका जो फार्मूला है C8, इसमें रिंग होता है, यानी कि ये एरोमेटिक भी है और रिंग लाइक इसका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी आप लोग देख लीजिएगा इसके बाद। तो इसका नाइट्रोजन की वजह से और इसका क्या होता है, इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है। और कोई भी अल्कोलाइड हो जाए आपके, जो बहुत सारे डोपामीन है, इसी तरह से बहुत सारे जो ऑर्गेनिक नेचर के जो बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो कौन से हैं, अल्कोलाइड्स। तो कैफीन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्कोलाइड। मैम जी, जी 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 बेटा। मैम किसी बच्चे को अलाउ कर दें, वो रिकॉर्ड कर ले। मैम हमें आवाज नहीं आ रही इधर। बेटा मैं तो कर रही हूँ, इससे ज्यादा मैम मेरी बारिश हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई मैम किसी बात बच्चे को नहीं, अलाउ कर दें, वो रिकॉर्ड कर ले। अलाउ कर, अच्छा वो तो मैं कर रही हूँ, मैं साथ, मेरे साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो कर लें आप रिकॉर्डिंग, मुझे कोई परेशानी नहीं है इससे, ठीक है। अच्छा चले, कैफीन है एक एल्कोलाइड है विच इज वेरी कॉमन सब्सटेंस इन मैनी ड्रिंक्स सच एज कॉफी, टी, कोका कोला। तो ये एल्कोलाइड है जो कि कॉफी में, टी में जब हम रोज पीते हैं, जब हम रोज पी रहे होते हैं तो उसमें ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो सब्सटेंस है। आपको पता है कि हम कॉफी जो कुछ लोग नाश्ते में चाय जरूर लेते हैं, शाम को जरूर चाय लेते हैं, और अगर हम किसी एक टाइम की स्किप करते हैं तो उसके बाद हमारा सर दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी उसकी आदी हो गई होती है। इसी तरह जो आप लोग जो आप कॉफ़ी के केस में, कॉफ़ी का कैफीन ज़्यादा मिकदार में होती है तो उसके एडिक्ट लोगों का जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होती है। तो कैफीन जो है इसको सेपरेट आउट करना है, इसकी एस्टिमेशन करनी है अगर हम चाहते हैं, किसके अंदर, to study the quality of different types of teas, different types of coffees, different types of drinks। तो किसी भी कोई भी स्टडी हम कर सकते हैं कि हमने टी में से देखना है कैफीन कितनी है उसके अंदर। डिफरेंट ब्रांड्स जो टी के हैं, लिप्टन है, सुप्रीम है, दानेदार है, टेपाल है, तो डिफरेंट जो टी की टाइप्स हैं उसमें भी बेसिकली जो डिफरेंस ऑफ क्वालिटी होता है वो डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द कैफीन ही होता है, ठीक है ना। कुछ आपने देखा बहुत शदीद तेज होती हैं, कुछ जो है वो कम होती हैं, कुछ का कलर बहुत ज्यादा होता है, कुछ का बहुत कम होता है। जिस तरह आपकी ये मेहंदी भी होती है ना, मेहंदी के भी पत्ते जौन से, कुछ का कलर डिफरेंट आता है, उसकी स्मेल डिफरेंट होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जौन सी हैं उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आर पॉसिबल। तो अब हमने क्या करना है, हमारा आज का एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है कि हमने एक्सट्रैक्ट करना है टी लीव्स में से, किसको, कैफीन को। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सेपरेशन के लिए हमने यूज करना होता है जो नॉर्मल मेथड्स है, हमारे पास बहुत सारे सेपरेशन मेथड मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने बात करनी है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की करनी है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किसकी बेस पर होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, किसी को आइडिया हो? सॉल्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। 2 इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। जी 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 बिल्कुल, शाबाश। तो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जौन सा है, वो बेसिकली प्रिंसिपल है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। ये सॉलिड वेट पर वॉल्यूम भी हो सकता है, वॉल्यूम पर वॉल्यूम भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूट हमारा क्या है, टी लीव्स है, सॉलिड है, सोल्यूशन हम उसमें जो अपना एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल लेंगे, किस मेथड, किसके थ्रू, कौन से सॉल्वेंट को हमने यूज करना है, तो वो हम उसको, उसकी बेस पर हम उसको कहेंगे ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स इन डिफरेंट सॉल्वेंट। के देखिए अगर आप टी बनाते हैं ना तो आपने उसको पानी डालते हैं, पानी को बॉयल करते हैं, अगर पानी को अच्छे से बॉयल नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका एक्सट्रैक्ट अच्छा नहीं निकलेगा।
टी का कलर ठीक नहीं आएगा, उसका टेस्ट ठीक नहीं आएगा। और अगर आप इसी को जौन सा है वो जो वाटर है, वाटर की बजाय आप उसके अंदर कोई और सॉल्वेंट एथेनॉल डाल देते हैं, एथेनॉल के बाद अगर आप उसमें एसीटोनाइट्रिल डाल देते हैं, क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं, तो क्या हो रहा होता है, बेसिकली उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही होती है, पोलैरिटी जो सी है वो कम हो रही है। वाटर सबसे ज्यादा पोलर है, उसके बाद एथेनॉल आ गया, उसके बाद आपके पास एसीटोनाइट्रिल आ गया, और लास्टली अगर हमने उसके अंदर क्या डाला, डाईथाइल ईथर डाल दिया, या हमने उसमें एन-हेक्सेन डाल दी, तो वो उसके अंदर पोलैरिटी खत्म हो गई। ठीक है ना। तो पोलैरिटी की बेस पर जो एक्सट्रैक्ट होगा वो हर सॉल्वेंट के साथ उसका डिफरेंट होगा। ठीक है ना। और हमने फिर किसका, हमारा जो मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कैफीन। अब हमने देखना है कि ऐसे सॉल्वेंट हमने चूज करने हैं जो इमिजिबल हो, जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली जौन सा है वो सॉल्युबलाइज ना हो जाए, बल्कि स्पेरिंगली सॉल्युबल हो। ठीक है ना। एट रूम टेम्परेचर कैफीन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, but in boiling water it is highly soluble. In order to extract crude caffeine from coffee या from tea leaves, organic solvent chloroform can be used in which caffeine is more soluble than in water. दोनों सॉल्वेंट कैसे होने चाहिए, जो कि जिसके अंदर आपका सोल्यूट सॉल्युबलाइज हो जाए। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, क्लोरोफॉर्म इज मच डेंसर देन वाटर, क्लोरोफॉर्म इज मच डेंसर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कैफीन दोनों को मिक्स करेंगे तो वो क्या रहेंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल रहेंगे। द कैफीन इन टी लीव्स आर ट्रांसफर्ड टू द क्लोरोफॉर्म एंड सेपरेट आउट। टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ कैफीन सेपरेशन यूजिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कैरी आउट स्पाइक टेस्ट। स्पाइक टेस्ट क्या होता है, देखिए एक हमने क्या करना होता है, एक चीज हमें मालूम है ना कि देखिए अगर आपको KMnO पोटेशियम परमैंगनेट का मैं 0.2 मोलर सोल्यूशन देती हूँ तो वो आपको पता है ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। लेकिन अगर आपको मैं इसी का हम ले लेते हैं कि अगर मैं आपको लेड का सोल्यूशन देती हूँ, 1 मोलर लेड का सोल्यूशन, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहीं से वाटर सैंपल ला के देती हूँ कि इसके अंदर डिटरमिन करो कितना लेड है, तो अब आपको क्या पता उसके अंदर है या नहीं है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि इसके अंदर कितना लेड मौजूद है, तो मैं क्या करूंगी, जो मुझे सैंपल दिया गया है मैं उसको जो है लैब में सिंथेसाइज करूंगी। कैसे करूंगी कि मैं उसके अंदर सपोज जो है उसे 5 ppm का उसके अंदर लेड अमाउंट में डाल देती हूँ। मैं उसके अंदर उसको 5 ppm 5 मिलीग्राम में लेड डाल देती हूँ। अब मैं उसको जब एनालाइज करूंगी, पूरा प्रोटोकॉल दूंगी लेड के लिए, और मैं उसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन पे एनालाइज करूंगी, तो अब जो मेरे पास रीडिंग आएगी, मैंने उसमें कितना डाला था, 5 ppm। अब 5 ppm से जितना ज्यादा होगा इट मींस कि उसके अंदर क्या है, उतना लेड मौजूद है। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं स्पाइक सोल्यूशन। इस तरह के हम सोल्यूशन को क्या कहेंगे, स्पाइक सोल्यूशन। ठीक है ना। सिंथेटिक सोल्यूशन जो कि हमने टेस्ट करना है, जो कि रियल सैंपल था, रियल एफ्लुएंट था, वो कहीं से भी हमें कोई भी इंडस्ट्रियल का वेस्ट हमें दिया गया था कि इसको टेस्ट करके बताएं। अब मैं उसको खुद से एज सच उसको स्टडी नहीं कर सकती थी, मुझे उसकी रेंज नहीं पता कि मैं उसकी कहाँ से कहाँ तक मैं उसके लिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाऊं। तो मैंने एक आर्टिफिशियल सोल्यूशन उसके अंदर अपनी नॉन अमाउंट जो है वो लेड की डाल दी, और फिर मैंने उसे टेस्ट किया कि हाँ अब इसमें कितना आ रहा है। तो उससे जितना कम ज्यादा होगा इसका मतलब है वो उतना ही, और अगर नहीं है, अगर वो 5 ppm ही है, तो इट मीन्स के जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है, इसके अंदर ऑलरेडी कोई लेड मौजूद नहीं था। तो यही चेक करने के लिए कि इसमें कैफीन कितनी है, तो मैंने उसके अंदर 1 ppm के कैफीन डाल दी, स्टैंडर्ड कैफीन लेकर वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दी, और फिर मैंने उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। तो फिर जो इतनी उससे ज्यादा होगी वो क्या होगी, वो मेरे सैंपल के अंदर उससे ज्यादा मौजूद, यानी कि उतनी जो है वो 1 ppm से माइनस कर दूंगी तो वो मेरे पास जो है उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा ये ज्यादा ही ऊपर चला गया। जी ये स्ट्रक्चर फार्मूला कैफीन का, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, ये इसमें यहाँ पर 4 नाइट्रोजन जो है वो रिंग के अंदर मौजूद है।
अच्छा, अब फिर उसके बाद आपने क्या करना है, देन कैरी आउट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बाय कंपेयरिंग द एक्सट्रैक्शन रिजल्ट्स the percentage of spike caffeine and efficiency of solvent extraction can be compared. Caffeine analysis also be carried out using TLC and iodometric back titration. अब ये दोनों मेथड्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हैं। आपका फोकस है सिर्फ अभी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कि आपने उसकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगी, मैं इसको पढ़ रही हूँ ताकि इसके बाद नेक्स्ट में जब आपने उसको टीएलसी भी हम इसकी करवा लेंगे, आपके आखिरी कोई 3-4 दिन इन्होंने दिए हमें फिजिकली एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिस तरह पिछली क्लास में दिए थे, तो हम ये परफॉर्म भी कर लेंगे कि आरएफ जो है रिलेटिव टू फ्रंट कितनी है। टीएलसी का मेथड होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन, और ऊपर क्या आता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम बेसलाइन, कि आपका जितना सॉल्वेंट मैक्सिमम उसने फॉरवर्ड किया है और जितना आपके सोल्यूट के साथ उसने कंपोनेंट के साथ उसने सॉल्वेंट ने मूव किया है, तो उन दोनों की जो रेशियो होती है उसे हम आरएफ वैल्यू कहते हैं। कैफीन रिएक्ट क्वांटिटेटिवली विद आयोडीन, ये वन मेथड है टीएलसी का, उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। और अनदर मेथड वो कहता है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन भी होती है कि इनसॉल्युबल जो कंपोनेंट है कैफीन का उसको हम रिमूव कर देते हैं और फिल्टर कर लेते हैं, और जो बाकी अमाउंट है आपके पास जो सॉल्युबलाइज हुई है उसको फिर आप आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हो। ब्यूरेट में आप आयोडीन का सोल्यूशन ले लोगे, ये आगे डिटेल से एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, और उसको आयोडीन के साथ वो कैफीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड उसका कॉम्प्लेक्स बनेगा आयोडीन के साथ कैफीन का, और फिर जो आपके पास अनरिएक्टेड आयोडीन होती है, ये जितनी आयोडीन ने इसके साथ रिएक्ट करना है, ये नॉन सोल्यूशन था ना आयोडीन का, यहाँ पर जितनी अमाउंट कैफीन की मौजूद थी उसने उसके साथ रिएक्ट कर दिया, जो बाकी उसमें अनरिएक्टेड कैफीन आयोडीन है वो आयोडीन फिर हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ उसका रिएक्शन करके उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आपका जो नेक्स्ट उसने कहा है सोल्यूशन हमें कैफीन का चाहिए, स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी चाहिए, हमें क्लोरोफॉर्म चाहिए, मोबाइल फेज चाहिए, कौन से वाली, इथाइल एसीटेट और एथनोइक एसिड उसने यूज किया है फॉर टीएलसी एनालिसिस एंड फॉर आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन सोडियम थायोसल्फेट चाहिए, आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए। आयोडीन का सोल्यूशन कौन सा है वो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आयोडीन किसी भी सॉल्वेंट में सच जो है वो डिसॉल्व नहीं होता, तो इसके लिए हम उसे पोटाशियम आयोडाइड जब हम डालते हैं तो फिर वो जो है सॉल्युबलाइज होता है कम्प्लीटली, ठीक है। तो 2 ग्राम ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इनटू 100 ml बीकर एंड देन 1.3 ग्राम ऑफ आयोडीन हम उसके अंदर डालेंगे, तो वो हमारा 0.005 मोलर जो है वो आयोडीन सोल्यूशन प्रिपेयर होगा, और स्टार्च जो है वो इसमें इंडिकेटर के तौर पे काम करती है। अब एक्सट्रैक्शन का स्टेप है बेसिक जो हमने करना है कि एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है। तो आपके पास जो भी आपको सैंपल दिया गया है, चाहे वो टी लीव्स हैं चाहे वो कॉफ़ी लीव्स हैं, उसको आपने 5 ग्राम ऐड कर लेना है, 5 ग्राम लेना है और उसको 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में उसको ट्रीट करना है। देन ऐड इसके अंदर उसने कहा है कि कितने ग्राम है जी, अरे यहाँ पे ब्लर हो रहा है, 5.0 mm 3.0 ग्राम है, एंड इन 3.0 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, ये सॉल्टिंग आउट का प्रोसेस, ये कैटालाइज करता है रिएक्शन को, तो सोडियम कार्बोनेट हम उसके अंदर ऐड करते हैं टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैफीन एंड बॉयल इट जेंटली। वंस ऑल कंपोनेंट डिसॉल्व इन द सोल्यूशन, कूल डाउन द सोल्यूशन टू रूम टेम्परेचर, जितनी कैफीन आपके टी लीव्स में या कॉफी में या आपके ड्रिंक में मौजूद थी वो सारी की सारी उस वाटर में सॉल्युबलाइज हो गई। देन ट्रांसफर द सोल्यूशन टू सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल देखी हुई आप लोगों ने? नो मैम। किसी ने नहीं देखी हुई? अच्छा चलें फिर इसके बाद Yes. ना आप देखी हुई है, देखिए मैम। चलें Yes, जिसने ma'am. जिसने नहीं देखी ना, ये एक फ्लास्क की तरह की होती है, ऊपर इसके एक जो है वो नीचे भी एक स्टॉपर होता है, जिससे जिस तरह आपके ब्यूरेट के अंदर होता है ना कि आप उसके अंदर से चीज को, ब्यूरेट के नीचे जिस तरह टिप होती है वैसे होता है, और ऊपर से भी वो खुल जाती है, ठीक है। आप सब इसको गूगल कर लीजिएगा एंड हाउ इट वर्क्स वो भी आप गूगल कर लें तो आपको पता चल जाएगा,
ठीक है। जो सेपरेटिंग फनल आपके पास होगी, सेपरेटिंग फनल के अंदर आप क्या करोगे, अपने इस एक्सट्रैक्ट को जो कि आपने सॉल्युबलाइज हो गया था, जो वाटर में ऐड करके उसे ठंडा कर लिया था, उस सोल्यूशन को आप सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे। ठीक हो गया। एंड ऐड 10 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, उसके अंदर आपने 10 ml क्लोरोफॉर्म भी डाल देना। अब 10 ml क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, वो उसके साथ उसके आप शेकिंग करेंगे, अच्छे से मैनुअली शेक करोगे अपने सेपरेटिंग फनल को। तो वो जिस तरह अगर आप करते हो ना, कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो तेल और पानी को अगर मिक्स करें, या आपका ये जो मिट्टी का तेल और ये पानी होता है इसको भी मिक्स करें किसी भी, तो आपको वो एक मिजिबल सी, यानी कि उसके ड्रॉपलेट्स, ऑयल के ड्रॉपलेट्स और पानी के वो स्पेयरिंगली सॉलेबल से हो जाते हैं। तो वही सिचुएशन जहां पर भी होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म इज टोटली ऑर्गेनिक और वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसकी पोलैरिटी ज्यादा है, तो वो स्पेयरिंगली सॉलेबल हो जाएगा। उसको आप फिर थोड़ी देर के लिए लेकिन उसका शेक करने का फायदा क्या होगा कि जो आपके एक्सट्रैक्ट के अंदर केफीन गई थी पत्तों से, जो लीफ से जो वो वाटर में गई थी, अब वो कहाँ चली जाएगी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। किसके अंदर, आपके क्लोरोफॉर्म के अंदर भी जितनी थी। अगर सपोज वो थी आपके पास 10 उसकी ppm कंसंट्रेशन थी, तो वो तकरीबन वो कहता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कि 5 ppm वो केफीन में चली जाएगी, 5 वाटर में रह जाएगी। फिर आप उसके अंदर मजीद डालोगे, उसको मल्टीपल एक्सट्रैक्शन करोगे, तो वो हर दफा सारी की सारी केफीन जो है वो क्लोरोफॉर्म में चली जाएगी। क्लोरोफॉर्म को हम क्यों लेंगे, या डाइथाइल ईथर को हम क्यों प्रेफर करते हैं इस तरह के सॉल्वेंट को, कि ये क्या होते हैं, वॉलेटाइल हो जाते हैं, जल्दी से इनको वेपोरेट हो जाएंगे। ये जब वेपोरेट हो जाएंगे तो हमारे पास जो हमारी चाइना डिश है उसमें जो हमारे पास लेफ्ट ओवर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड कंपोनेंट होगा। अच्छा जी, तो क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म जो है उसको आपने इसको शेक करना है, इसके साथ अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड, फिर उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो क्लोरोफॉर्म है वो डेंसर देन वाटर है, वो बॉटम में इकट्ठी हो जाएगी। ठीक हो गया। एंड रिपीट, अच्छा जब वो अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड एंड सेपरेट आउट, जब वो नीचे उसकी लेयर बैठ जाएगी, आपने उसको नीचे वाला स्टॉपर खोल के आपने जो क्लोरोफॉर्म वाली लेयर है वो दो इक्वली हाफ में तकसीम हो जाती है आपके ना, नीचे जो आपका क्लोरोफॉर्म के लिए जो भी डेंसर होगा, और अगर आपका ये वाला सॉल्वेंट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो लाइटर देन वाटर होगा, तो अब क्या होगा, नीचे वाटर की लेयर आएगी और ऊपर आपके ऑर्गेनिक लेयर जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, फिर आपने उससे नीचे वाली लेयर को जो कि क्लोरोफॉर्म की लेयर है उसको सेपरेट आउट कर देना है। रिपीट दिस स्टेप फॉर 5 टाइम्स। ठीक है, इस प्रोसेस को आपने 5 दफा करना है विद फ्रेश वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म। हर दफा पहली दफा आपने ये जॉनसिस की थी 10 ml की लेयर निकाल ली, फिर आपने 10 ml और डाला, 10 ml और क्लोरोफॉर्म डाला, फिर वही प्रोसेस को शेक किया, फिर उसको थोड़ी देर स्टैंडिंग टाइम दिया, फिर नीचे वाली लेयर को अलग कर लिया। तो इस तरह तकरीबन 50 ml आपका क्लोरोफॉर्म लगेगा, और 50 ml में वो जितनी वाटर में, सपोज मैंने पहले कहा था 10 ppm थी, 5 चली गई, उसके बाद 5 वाटर में रह गई, 5 से फिर अगली दफा 2.5 चली गई, उसको आपने अलग कर लिया, फिर 2.5 का आपने हाफ कर दिया, तो वो आपके पास 1.25 रह गई, 1.25। तो इस तरह हम ग्रेजुअली ईच स्टेप से अपने जो वाटर की लेयर से केफीन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इनटू द क्लोरोफॉर्म। ठीक है जी। एंड देन टू रिमूव वाटर फ्रॉम सेपरेट क्लोरोफॉर्म ऐड कैल्शियम सल्फेट, कि अब उसने कहा कि इस मिक्सचर में जो आपका 50 ml क्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन आ गया है उसके अंदर आपने कैल्शियम सल्फेट डालना है। कैल्शियम सल्फेट क्या करेगा, कैल्शियम सल्फेट कहता है कि उसके आपके जो क्लोरोफॉर्म की लेयर में कुछ अगर वाटर पार्टिकल्स आ गए हैं तो उसको वो हम अच्छी तरीके से उसको शेक वेल करेंगे, स्टॉप करेंगे अंटिल फ्लफी, तो जो क्लाउडी इफेक्ट है वो उसमें से उसके अंदर से भी जो है अच्छे तरीके से वाटर को जो है वो उसको निकाल देगा। देन वे द एम्प्टी बीकर एंड फिल्टर आउट द एक्सेस कैल्शियम सल्फेट, जितनी एक्सेस, जितने वाटर उसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा वाटर, जितनी उसमें एक्सेस होगी उसको वो फिल्टर आउट कर लेंगे। हेयर हीट करेंगे बीकर को, फिल्ट्रेट विद फिल्ट्रेट ऑन वाटर बाथ टू वेपोरेट क्लोरोफॉर्म। ठीक है, फिर अब हम उसको क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 61.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, इतनी टेम्परेचर पर वाटर बाथ पे हीट करेंगे तो सारा जो आपका क्लोरोफॉर्म है, ईथर तो खुद ब खुद ही हो जाता है, एसीटोन होगा वो भी खुद ही थोड़ी देर में ही वेपोरेट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए उसने कहा कि आपको इसको आप 61 पे आप डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो हीट करोगे तो उस पर आपका
जो है सारा क्लोरोफॉर्म जौन सा है वो एवेपोरेट हो जाएगा। नीचे जो आपके बीकर में डिश में जो भी चीज़ लेफ्ट ओवर होगी उसको आप स्क्रीन आपके पास आ रही है? यस मैम। अच्छा नो मैम। ये मेरे पास से भी ये गायब हो गया। अच्छा चलो, एक्सपेरिमेंट भी तकरीबन ये कंप्लीट हो गया। तो आपने उसको सिर्फ वे कर लेना है और फिर कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ पाउडर एक्सट्रैक्टेड, कितना। अगर सपोज पहले जो आपकी चाइना डिश का वे है वो था आपके पास आया 2.5 ग्राम, तो अब अगर 2.58 आ रहा है, 2.59 आ रहा है, तो आपके पास वो जो 0.09 है, 0.08 है, वो आपकी उस जो आपने 10 ग्राम या 20 ग्राम आपने जो टी लीव्स लिए थे उसमें से वो निकोटीन की अमाउंट है। गॉट इट? नीचे आप लिख देंगे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आएगा इसमें। ये फर्स्ट स्टेप है, एक्सट्रैक्शन कर लिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद हमें उसकी किसी भी चीज़ को जब हमने करना होता है पहले हम उसको स्टेप में उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद उसको क्वालिटेटिवली एनालाइज करते हैं कि क्या ये वाकई कैफीन है या नहीं है। तो उसके लिए फिर हम उसकी टीएलसी कर लेंगे और फिर क्वांटिटेटिव के लिए हम टीएलसी को भी यहाँ तक भी रह सकते हैं या फिर हम उसकी ऑटोमेटिक टाइट्रेशन कर लेंगे। ठीक हो गया, वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कंसीडर होगा। यहाँ तक आपने सिर्फ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन लिखेंगे, आप एक्सपेरिमेंट का टाइटल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ कैफीन, ठीक है जी। बाय बैच स्टडी। बैच स्टडी क्यों कहते हैं? जब हम लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ सैंपल लेते हैं और थोड़े से एक्सपेरिमेंट यानी कि थोड़ी सी अमाउंट ऑफ रिएजेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो हम इसे कहते हैं बैच स्टडी। जब हम उसे रियल सैंपल पे ट्रांसफर करते हैं तो अब हम उसे कहते हैं कंटिन्यूस या रियल केस स्टडी। केस स्टडी फिर हम उसे कहना शुरू कर देते हैं। तो अभी आपने इसकी बैच स्टडी फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ कैफीन फ्रॉम गिवन टी सैंपल। तो आपने सिर्फ एक्सट्रैक्शन का प्रिंसिपल लिखेंगे, इसमें एक्सट्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद फिर यहाँ से ये प्रोसीजर आप लिख लेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला कैफीन का क्या होता है, एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, इनकी फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे आपका इससे रेलिवेंट वाइवा बनेगा। और इसमें सॉल्वेंट सिस्टम में आप कर सकते हो कि कैफीन के लिए हम कौन कौन से सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, इसका वाइवा बन सकता है। यहाँ पर हमने कौन सा सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ किया है, क्लोरोफॉर्म विद द वाटर। अब इसमें हमने सॉल्ट क्यों डाला है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम कार्बोनेट क्यों डाला था, सॉल्टिंग आउट क्या होती है। और इसी तरह से जब हमने बाद में कैल्शियम सल्फेट डाला है तो कैल्शियम सल्फेट का रोल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली दिस इज द केमिस्ट्री, ठीक है ना, कि हम कोई चीज़ क्यों डाल रहे हैं। तो इसी तरह से आपने क्यों व्हाई यू चूज दिस क्लोरोफॉर्म, व्हाई नॉट द एसीटोन और डाइथाइल ईथर, क्या उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने एक्सपेरिमेंट में राइट डाउन करनी है, ठीक है जी। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। जी मैम। चलें यस मैम। ओके। तो अभी मैं आपको ना कुछ देर तक एक वो जो हमारी नेक्स्ट हमने टॉपिक शुरू करना है सेपरेशन टेक्निक्स, उससे रेलिवेंट आपको जो है वो लिंक भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, वो आप सब लोग सुन लीजिएगा। उसके जो क्वेरीज होंगी वो नोट डाउन कर लीजिएगा। जब कमिंग जो फिर जूम क्लास होगी आप उसमें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में कोई स्टूडेंट अगर डिस्कस करता है तो बाकी स्टूडेंट में से अगर किसी को भी उसका रिप्लाई आता है तो उसे चाहिए कि उसको रिप्लाई करे, ठीक है जी, क्योंकि ये एक हेल्दी डिस्कशन फोरम बन जाएगा। और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर मैं आपको उसको रिप्लाई कर दूंगी जिस तरह मैंने पिछली दफा किया। गॉट इट? जी मैम। चलें थैंक यू मैम वेरी ये मच। जी बेटा, इस एक्सपेरिमेंट के लिए कोई सुटेबल वीडियो परफॉर्मेंस की अगर यूट्यूब पे अवेलेबल हो तो वो तो लिंक मैम काइंडली शेयर कर दें। अच्छा चले मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। जी चलें गुड। मैम जी मैम वो एक दफा जो पिछले आप यूनिवर्सिटी में आपने एक चैप्टर याद हमें खुद पढ़ने को दिया था, आपने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, हम उधर से देख लें। बेसिक टूल्स वाला था नहीं, वो एक्सपेरिमेंट तो प्रैक्टिकल। देखिए वो उसमें क्या था, वो बेसिक टूल्स में तो मैं यही था ना कि एथिक्स क्या होती हैं, जो बैलेंस होता है वो क्या होता है। वो जो अगर आपने जो मैंने आपके साथ वो चैप्टर शेयर किया था, आप अगर जी उसको मैम। पढ़ लेंगे ना तो सबसे ज्यादा वो आपको उसका फायदा देगा, जी ठीक मैम। है। और अगर आप लोगों ने और आपके अभी क्लास फेलोज ने उस पे वो भी बनाया है, मुझे असाइनमेंट भी सबमिट कराई है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप उसको मे भी उन्होंने कुछ और मटेरियल डाला हो तो फिर वो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा कि उन्होंने 2-3 बुक से बनाया है या क्या किया है। ठीक है मैम। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा जी मैडम वो जो आप बता रही थी कि फर्स्ट असाइनमेंट वालों ने भी साथ मतलब वो एडिट रेफरेंस करनी देनी, है।
यस मैम, एडिट कैसे करनी है वो प्लीज इसके लिहाज से गाइड कर दें। रेफरेंसेस वगैरह मैम हमने सबमिट करा दिया ना, तो आप बोल रही थी कि फर्स्ट जो असाइनमेंट है वो भी उसमें भी रेफरेंस वगैरह डालें या एडिट करें, तो वो दोबारा से नहीं, सबमिट कराएं वो या? आपने मुझे, मैंने असल में अभी तक मैंने ना उनको रिव्यू किया नहीं है। अभी आप सबकी मैं लेके रख रही हूँ, फिर अभी कुछ और बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो पेंडिंग जा रही हैं, उनको टाइमलाइन के साथ करके तो फिर जौन सा मैं फिर ये सारी आपकी इकट्ठी एक दिन लगाऊंगी, उन सबको रीड आउट करूंगी, फिर उन पर कमेंट करके आपको भेज दूंगी, ठीक है। लेकिन आपको बनाने का तरीका मैंने पहले बताया था कि असाइनमेंट का आपने टाइटल देना होता है, उसके बाद सबसे बाद आपने लिखना होता है, इसके बाद लिखना होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स के किन किन हेडिंग्स के अंदर आपने वो डिस्कस कर किया है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट बनाकर फिर आपने उन हेडिंग्स को ग्रेजुअली जो सा है वो डिस्कस करना होता है, और आप कम से कम 3 आपके पास रेफरेंस, अच्छे रेफरेंसेस, बुक्स कह लो, कोई इंटरनेट का लिंकेज कह लो, कुछ भी जो सा है उसको आपने फॉलो ऑन करना है। मैम जी मैम, कम से कम इसकी लिमिट कितनी हो सकती है इस असाइनमेंट की? नहीं बेटा, लिमिट इसकी नहीं है। देखिए मैं अगर आपको देखो, बफर सोल्यूशन है ना, बफर का टॉपिक आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था, ठीक है ना। उसकी डेफिनेशन थी, उसके बाद उसकी कंपोजिशन आ गई, उसका मोड ऑफ यस मैम। एक्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद यस मैम। आपने उसके आप आगे उसका कि हेंडरसन हेजलबर्ग की इक्वेशन आ गई। हेंडरसन हेजलबर्ग की इक्वेशन के साथ अब डिफरेंट बफर सॉल्यूशंस किस तरह से करते हैं, इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है, वो अकॉर्डिंगली आप उसको जितना मर्जी ऐड ऑन करते जाओ। इसी तरह से कॉमन आयन इफेक्ट भी जो है वो इस दफ़ा भी आपके पास हैंड आउट्स उसके मौजूद है, उससे ये आपके अपने ऊपर है कि आप कितना अच्छा मटेरियल जो है वो बनाना चाहते हो, यस ठीक है मैम। ना। आपने उसको बनाना है फॉर द ग्रेजुएट लेवल के, आप पोस्ट ग्रेजुएट पर एमएससी के आपने स्टैंडर्ड का बनाना है असाइनमेंट मैम जी। मैम, ये जो रेफरेंसेस देने हैं इसके साथ ये बिब्लियोग्राफिक करके देनी है या लास्ट में वैसे ही दे दें? नहीं, लास्ट में दे दें आप, ओके मैम। ठीक है। चलिए, कोई और क्वेश्चन? लास्ट 2 मिनट्स हैं जूम टाइमिंग खत्म होने में, किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो। चले, नहीं है कोई क्वेश्चन, दैट गुड। लेकिन आप में से जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा वो पढ़ लें आप, ठीक है, अच्छे तरीके से, साथ साथ पढ़ा हुआ होगा तो आपके लिए इजी रह जाएगा। एक्सक्यूज थैंक मी यू मैडम। जी बेटा। मैडम हमने वो चैप्टर पूरा पढ़ा था, लेकिन मैम जब पेपर के दौरान मतलब एमसीक्यूज आए थे तो वो सॉल्व नहीं करना आ रहे थे मतलब सही से। अच्छा, उसकी यस मैम। वजह बेसिकली आप लोगों को टाइम बहुत थोड़ा मिला है ना। यही होता है कि आप पहले एक दफ़ा पढ़ लो, कम से कम किसी टॉपिक पर आप जो आपको कमांड होती है ना, वो कम से कम हमने 3 दफ़ा पढ़ा हुआ हो, अच्छे से डिस्कस किया हो, तो फिर आपको थोड़ा सा उसकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। अदरवाइज फिर गुजरा ही होता है। बेसिकली वही मैम मसला है कि कल आप लोगों को टाइम थोड़ा मिल रहा है, जिसकी वजह से फिर आप लोगों की वो स्टडीज जो है वो नो डाउट अफेक्ट तो हो रहा है उस पर ना, चाहे आप जितनी मर्जी जूम ले लो, लेकिन वो जो फिजिकल क्लास की इंपॉर्टेंस होती है आपस में। देखिए जब हम 3-4 लोग इकट्ठे होते हैं, डिस्कशन करते हैं, आप क्लास फेलोज भी होते, टीचर भी सामने होता है क्लास में, आप ऑफिस में भी आकर डिस्कस कर सकते हो, तो वो चीज़ें तो जो है वो फिर इस टाइम की वजह से हमें जो है इन सब चीज़ों पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर थोड़े से आपका कोई एमसीक्यूज गलत हुए हैं, नंबर कम भी आ जाएंगे, लेकिन आप इसकी सेल्फ स्टडी को जितनी आप अडॉप्ट कर सकते हो वो अडॉप्ट करो। ये आपकी फिर भी जितनी इसमें आप इनपुट डालोगे वो आपकी डेफिशिएंसी को ओवरकम करता जाएगा, आपको यस परफेक्ट मैम। करता जाएगा, की ठीक मिल है। सकती है? क्या मिल सकती है? एमसीक्यूज की? एमसीक्यूज की जी मैं पेपर जब दूंगी फिर मैं साथ आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके मैम। चलिए, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।